नमस्कार साथियों। अपने आसन का टॉपिक चल रहा था योगा के अंदर और हमने 5 आसन पढ़ ली थी। छठा आसन है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है मयूरासन। मयूरासन किस प्रकार से करते हैं देखिए, ये इस प्रकार से मयूरासन का पोज है। मयूरासन के अंदर सर्वप्रथम हमें एक चीज का ध्यान रखना है मयूरासन में कि मयूरासन बैठे बैठे उकड़ू बैठकर फिर स्टार्ट किया जाएगा। उकड़ू मतलब उकड़ू का अर्थ है पंजों के ऊपर बैठकर, ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाएगा। सुपाइन अवस्था में या प्रोलाइन अवस्था में लेट कर स्टार्ट नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखने लायक है। जो मयूरासन है वो उकड़ू बैठकर स्टार्ट किया जाएगा। उकड़ू का मतलब पंजों के ऊपर बैठकर स्टार्ट किया जाएगा। पंजों के ऊपर बैठने के बाद फिर से वही हाथों को इस प्रकार से नीचे रखना है, इस प्रकार से नीचे की तरफ रखना है। अंगूठे दूर दूर रहेंगे। जब हम हाथों को इस प्रकार से नीचे की तरफ रखेंगे तो अंगूठे कहाँ रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है। और हाथ पास में रखने, हाथ कहां पे रखने, बिल्कुल पास के अंदर, पास में रखने। और फिर पैरों को सीधा करना है पीछे की तरफ और अपना बैलेंस बनाना है। जब हम इस प्रकार के आसन को करेंगे तो क्या होगा, इस अवस्था में हमें मैक्सिमम जितना टाइम हो सके अधिकतम 30 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है। हर आसन के अंदर टाइम क्या रहेगा, 30 सेकंड का रहेगा। अब देखिए मैक्सिमम प्रेशर कहां पड़ेगा। अगर किसी ने मयूरासन करा है या करने की कोशिश की है तो उनको पता होगा कि देखिए मैक्सिमम जो प्रेशर होता है, यहां से जो भुजाओं का प्रेशर होता है वो इस पेट के इस हिस्से पर पड़ता है। तो पेट के इस हिस्से की जो जो भी अंग होंगे उनको सबको ये प्रभावित करेगा, ठीक है। और साथ में जब हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो मस्तिष्क की तरफ जाता है। किधर जाता है, मस्तिष्क की तरफ जाता है। तो मस्तिष्क पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके लाभ देख लीजिए एक बार मयूरासन के। मयूरासन तिल्ली, यकृत, अग्नाशय, गुर्दे और आमाशय, ये सभी यही पार्ट है पूरा। यहीं पे तिल्ली है, यहाँ पे यकृत है, यहाँ पे अग्नाशय है, ठीक है। आमाशय भी यहीं पे है, ये आमाशय वाला स्टोमस वाला पार्ट है, ठीक है। और गुर्दे, जो हमारे गुर्दे है, किडनी है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, इससे प्रभावित हो गए, ये सभी इससे क्या हो गए, प्रभावित हो गए, ठीक है। तो यही चीज है, हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि मयूरासन से हमें कौन कौन से अंगों में लाभ होगा। तो तिल्ली की क्रिया बढ़ेगी, तिल्ली अच्छे से काम करना शुरू कर देगी, यकृत अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, अग्नाशय में जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें मधुमेह रोग नहीं होगा। कौन सा रोग नहीं होगा, मधुमेह रोग नहीं होगा। मतलब मधुमेह रोग में भी लाभदायक है। डायबिटीज कह दो या शुगर कह दो, उसमें लाभदायक है। फिर गुर्दे भी इससे स्वस्थ रहते हैं और आमाशय भी इससे स्वस्थ रहता है। अब कौन कौन से रोगों में लाभकारी है, मधुमेह रोग में तो लाभकारी है ही है, साथ में कब्ज के निवारण में भी लाभकारी है। क्योंकि जब पेट के आंतों पर बल पड़ेगा तो वो आंतें, जो छोटी आंत और बड़ी आंतें सही ढंग से काम करेगी, तो कब्ज में लाभकारी है। और इससे एक चीज और होती है, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। जठर अग्नि प्रदीप्त होने से हमारा आशय है, जो जठर अग्नि है प्रदीप्त का मतलब होता है वैसे तो जलना, ठीक है। पर यहाँ पे जठर अग्नि में आग पैदा होगी, मतलब हमारी जो पाचन शक्ति है वो पाचन शक्ति बढ़ेगी और हमें अच्छी वाली भूख लगेगी। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है सही ढंग से, उनको कौन सा आसन करवाना चाहिए, मयूरासन करवाना चाहिए। तो ये आपके मयूरासन हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों देखिए, अपने जो 7वां आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग 7वां आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। अब देखिए इस पश्चिमोत्तानासन में किस प्रकार से, जैसे आपको सुबह बताया था, मैंने पहले बताया था इसके आगे वाली वीडियो में कि दंडासन में बैठना है। पहले कौन से आसन में बैठना है, दंडासन। दंडासन का मतलब बिल्कुल इस प्रकार से सीधे बैठना है। ये आदमी है, ये इस प्रकार से सीधे हाथ पीछे की तरफ रहेंगे और इस प्रकार से सीधे ये बैठना है आपको, ठीक है। दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठने के बाद में जो आपके हाथ है, इन हाथों में ये तर्जनी उंगली और ये अंगूठा, इसके द्वारा अपने पैर के अंगूठे को, राइट अंगूठा और राइट तर्जनी से पैर के अंगूठे को पकड़ना है और लेफ्ट वाले से लेफ्ट के पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पकड़ना है। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। पैर कैसे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। और जहां तक वो संभव हो सके वहां तक नीचे जाना चाहिए। चाहे आपका जो नाक वाला पार्ट है वो घुटनों के बीच में भी क्यों ना चला जाए। घुटने सीधे होने चाहिए, पैर समीप होने चाहिए।
कौन है जमीन को स्पर्श करेगी, कौन है क्या करेगी, जमीन को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो इस आसन को हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन, पश्चिम उत्तान आसन। अब देखिए, अब इसको नाम क्यों दिया पश्चिमोत्तानासन। अब मान लीजिए कि ये अपनी बॉडी है, ये क्या है, अपनी बॉडी है, ये आदमी सो रहा है, ये क्या कर रहा है, आदमी सो रहा है। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए सूर्य, क्या मान लीजिए, सूर्य, ये सूरज है, क्या है, सूरज है। अब इसको उठना है, यानी दिन उदय हो रहा है, क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। ठीक है, तो सूर्य ऊपर चढ़ेगा, तो उदय कौन सी दिशा से होता है, तो सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से। कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है। ठीक है, और समाप्त कौन सी दिशा में होगा, यानी अपना जो सूर्य है ना, ये चेहरे रूपी सूर्य है, ठीक है, सिर रूपी जो सूर्य है, वो समाप्त कौन सी दिशा में होगा, इस साइड में। तो ये इधर अगर पूर्व है, यहां से उदय हो रहा है, तो अस्त कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में क्या होगा, अस्त होगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो हमारा सर रूपी सूर्य था, वो कहां पे अस्त हो रहा है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, इसको हम पश्चिम दिशा बोलते हैं। जिस साइड में पैर रहते हैं उस साइड को बोलते हैं पश्चिम दिशा, जिस साइड में सर रहता है उस साइड को बोलते हैं सूर्य वाली पूर्व दिशा। ठीक है, यहां से सूर्य उदय होता है, तो इसमें सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है, दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा, इसलिए इस आसन का नाम भी क्या दे दिया, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, पश्चिम की तरफ उत्तान करना है। ठीक है, मतलब पश्चिम की तरफ बॉडी को ले जाना है, इसलिए इसका नाम भी दे दिया पश्चिमोत्तान आसन। अब देखिए, ये आसन हम बैठे बैठे करेंगे। कैसे करेंगे, बैठे बैठे। वापस से वही, कौन से आसन में बैठना है, दंडासन में बैठना है। स्टार्ट कहां से करना है, दंडासन से, दंडासन से शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लाभ देखिए, स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, अमूमन जो हमारा पेट है, अब देखिए फिर में इसमें श्वास की बताने की जरूरत नहीं कि श्वास अंदर लेंगे या बाहर करेंगे, क्योंकि पेट भीतर की तरफ जा रहा है, तो श्वास ऑटोमेटिकली कहां निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। और इसी स्थिति में 30 सेकंड तक क्या करना है, होल्ड करके रखना है, श्वास पूरा बाहर छोड़ के रखना है। ठीक है, और इसी स्थिति में 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अमूमन जो पेट वाला हिस्सा है ना, ठीक है, यहाँ की जो समस्या है वो सारी मिट जाएगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। कुंडलिनी जागरण होगा। कुंडलिनी योगा के अंदर बहुत अच्छा पार्ट है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपको इतना सा ध्यान रखना है, कुंडलिनी जागरण होगा। यहाँ पे जो हमारी नाभि होती है, नाभि के आसपास कुंडलिनी एरिया होता है। ठीक है, सर्प कुंडली कहा जाता है उसको। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जागरण होगा, कुंडलिनी जागरण होगा। और वीर्य विकार और कद में वृद्धि, यदि किसी का कद नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो कौन सा आसन करना चाहिए, उसको पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए। अमूमन बच्चों में, ज्यादातर बड़ों में या वृद्धों में, ये जो बूढ़े लोग होते हैं या जो जवान होते हैं, उनमें पॉसिबल नहीं है, पर बच्चों में काफी हद तक पॉसिबल है ये चीज। कद वृद्धि हो सकता है, वीर्य विकार भी इससे ठीक होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिमोत्तानासन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारे 8वें नंबर का जो आसन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है पद्मासन। ठीक है, तो पद्मासन तो बिल्कुल कॉमन चीज है, आप सबने कभी न कभी किया ही होगा। वही सबसे पहले दंडावस्था में बैठना है, यानी पैरों को सीधा करके बैठना है। फिर एक पैर को दूसरे पैर की जगह पे रखना है, ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ रखना है, और दूसरे पैर को इस पैर की जगह के ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से जो आसन लगेगा वो कौन सा आसन हो जाएगा, पद्मासन हो जाएगा। पद्मासन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन है। जो हम ध्यान करते हैं या फिर जो ध्यानात्मक आसन है, ठीक है, उसमें सबसे सर्वोत्तम आसन किसको बोला गया है, पद्मासन को बोला गया है। ध्यानात्मक आसन में सबसे सर्वोत्तम आसन पद्मासन। ठीक है, इससे एकाग्रता में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ेगी, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, और साथ में चंचलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब हमारा मन विचलित नहीं होगा। और इसमें जठर अग्नि को तीव्र करता है। ये क्या करता है, जो हमारे पेट की अग्नि, जठर अग्नि है, वही जो जिसको भूख नहीं लगती है, वह जठर अग्नि उसको तीव्र करता है, यानी उसको आसानी से भूख लगेगी। और वात व्याधि में भी, वात का मतलब वायु संबंधी रोग, जो वायु संबंधी रोग है, ठीक है, जैसे पेट में गैस हो जाना, इस प्रकार के जो रोग हैं वह उसमें भी लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर का जो संतुलन है, मैंने आपको पहले बताया था, 3 चीजों पर टिका हुआ रहता है, कफ, पित्त और
वात, ठीक है, वात, कफ और पित्त, ठीक है। तो वात का मतलब होता है वायु, ठीक है, पित्त का मतलब होता है पित्त और कफ का मतलब होता है कफ, ठीक है। देखिए वात, तो इन तीनों में से जो वात संबंधी विकार है, जो वायु संबंधी विकार है ना, ये तीनों अगर बैलेंस में रहेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमें किसी प्रकार की बीमारी होगी ही नहीं। तो वात संबंधी जो रोग हैं वो किससे ठीक होते हैं? पद्मासन से ठीक होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए जो आपके सामने जो चित्र बना हुआ है वो शलभासन का चित्र है, जो आपके सिलेबस में 9वें नंबर का आसन है। तो शलभासन में हम क्या करेंगे कि जो प्रोलाइन अवस्था होती है ना, प्रोलाइन अवस्था का मतलब पेट के बल लेटना, पेट के बल हम लेट जाएंगे। और इसके शलभासन के 4 पोज है। कितने? 4 पोज है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। 4 पोज होते हैं शलभासन के। अमूमन जो फर्स्ट और सेकंड पोज है ना, उसको सिमिलर ही माना जाता है, इसको सिमिलर ही माना जाता है। तो इन दोनों को एक पोज कह सकते हैं, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को तो हमारे जो पेट के नीचे वाला पोर्शन है उसके नीचे दबा देना है, ठीक है। फिर एक पैर को ऊपर करना है। क्या करना है? एक पैर को कहां ले जाना है? ऊपर ले जाना, चाहे लेफ्ट वाला ले जाए चाहे राइट वाला ले जाए। जैसे एक बार लेफ्ट वाले को ले गए, फिर होल्ड किया 30 सेकंड तक, और फिर वापस से इसको नीचे लाए धीमे धीमे, और फिर दूसरे को ले गए। सेकंड पोजीशन में क्या होता है, इसी प्रकार से हाथों को तो नीचे दबाए हुए रखना है, और पैरों को क्या करना है, दोनों को एक साथ जितना संभव हो सके दोनों को क्या करना है, ऊपर उठाने का प्रयास करना है। दोनों पैरों को क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करना है। थर्ड, तो ये दोनों पोर्शन तो सिमिलर ही है, ठीक है, इसको एक नंबर बोल सकते हैं, एक नंबर का शलभासन, ठीक है। अब देखिए इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में एक पैर को तो सेम टू सेम इसी तरह ऊपर की तरफ उठाना है, एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। पर जो जैसे मान लीजिए इस बार हमने राइट पैर को उठाया है, ठीक है, तो आगे की तरफ हमें लेफ्ट वाला हाथ करना है, ऊपर की तरफ क्या करना है, लेफ्ट वाला हाथ करना है, फेस को अप करना है, ठीक है। सोते सोते क्या करना है, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर करना है। जब पैर राइट वाला होगा तो हाथ कौन सा होगा, लेफ्ट वाला ऊपर की तरफ करना, आगे की तरफ ऊपर उठाना है, ठीक है। और इसमें राइट वाला हैंड कहां पे होगा, राइट वाला हैंड कमर पे होगा, इस प्रकार से, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला पैर है वो आराम से बिल्कुल सीधे जमीन के टच हुए रहेगा। और जो चौथा पोस्चर है, चौथे पोस्चर के अंदर पैरों को बिल्कुल नहीं उठाना है, केवल हाथों को पीछे की तरफ, इस प्रकार से हाथों को बांध देना है पीछे, और फिर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, ऐसे सोते सोते बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। तो शलभासन आपको समझ में आ गया होगा। शलभासन के जो लाभ है वो ज्यादातर निचली कमर, जो हमारी ये कमर वाला जो एरिया होता है, ये निचली कमर वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर ज्यादा लाभकारी होता है। और जो मेरुदंड के रोग होते हैं, यानी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, इसके जो रोग होते हैं, कमर के स्लिप डिस्क हो गए, इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें लाभकारी है। तो ये शलभासन आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप इस प्रकार से याद कीजिए कि जो ये दोनों पोस्चर है, ये फर्स्ट पोस्चर ही है, ये फर्स्ट पोस्चर ही है। फर्स्ट का ये ए नंबर का पार्ट है और ये बी नंबर का पार्ट है, और फिर ये सेकंड पोस्चर ये है और थर्ड पोस्चर ये है। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए इसको। यानी शलभासन को अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि शलभासन के अंदर कितने प्रकार के आसन होते हैं, तो शलभासन में 3 प्रकार के आसन होते हैं, मतलब 3 तरीके से शलभासन को किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट जो 10 नंबर का आसन है वो है सर्वांग आसन, ठीक है। सर्वांग आसन का पोस्चर आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले वही सुपाइन अवस्था के अंदर लेट जाना है, यानी सीधे लेट जाना है। फिर सीधे लेटने के बाद में यहाँ से पैरों को धीमे धीमे उठाना स्टार्ट करना है, और हाथों को क्या करना है, हिप के नीचे वाले भाग में, ये जो हिप है या कमर के नीचे वाले भाग में रखना है, हिप के ऊपर या फिर कमर के नीचे वाले भाग में रखना है। और इस प्रकार से जो पैर है उनको 90 डिग्री के एंगल पर ले जाना है। मतलब इस प्रकार से एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार की जो आसन है, ठीक है, इसमें लाभ क्या क्या होगी।
अब देखिए पूरे बॉडी का, अपर बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, मस्तिष्क में आएगा और हल्का हल्का प्रेशर देगा। तो मस्तिष्क की जो प्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, प्यूटरी ग्रंथि जो हमारे वृद्धि हार्मोन में भी सहायक है, मतलब बॉडी की वृद्धि प्रॉपर तरीके से होती है, तो उसके लिए भी लाभकारी है। प्यूटरी ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी। जो एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि भी क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। ये सभी हम ग्रंथियां जो है ना, हम अलग से एक यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर इन ग्रंथियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है, और जो भी है हम बाद में इसको पढ़ लेंगे, ग्रंथियों को बाद में पढ़ लेंगे। मोटापे में विशेष रूप से ये जो आसन है वो लाभदायक है। और थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में से भी वृद्धि हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन में भी ये लाभदायक है। नहीं तो इससे थायराइड ग्रंथि से यदि वृद्धि हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, प्यूटरी ग्रंथि से भी वृद्धि हार्मोन नहीं निकलेंगे, तो आदमी का कद क्या रहेगा, कम रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो थायराइड ग्रंथि में भी लाभदायक है, मोटापा कम करने में भी ये आसन लाभदायक है, एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करता है। तो ये सर्वांग आसन के लाभ हो गए। कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रतियोगी आसन है, मतलब ये आसन करने के जस्ट बाद में हमें कौन सा आसन करना है, मत्स्यासन करना है, या मत्स्यासन या पूर्ण मत्स्यासन करना है। इस चीज को ध्यान में रखना। साथियों नेक्स्ट जो हमारा 11 नंबर का आसन है उसका नाम है शवासन, और इसका जो सेकंड नाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेकंड नाम है वो है योग निद्रा, ठीक है। तो हम सबको शवासन के बारे में लगभग लगभग पता ही है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। शवासन करते समय आंखें बंद रहेगी, क्या रहेगी, आंखें कोमलता के साथ बंद रहेगी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हाथ जो है वो इस प्रकार से सुपाइन अवस्था में, हाथ भी क्या रहेंगे, सुपाइन अवस्था में रहेंगे, और हमारी जो बॉडी है वो भी पूर्ण सुपाइन अवस्था में सुपाइन अवस्था में रहेगी। बॉडी भी क्या रहेगी, पूर्ण सुपाइन अवस्था रहेगी, या ये चीज ध्यान रखना। मतलब शरीर भी सुपाइन अवस्था में और हाथ भी क्या रहेंगे, सुपाइन अवस्था के अंदर इस प्रकार से खुले रहेंगे, और पैर भी हल्के से खुले रहेंगे, पैरों के बीच में गैप रहेगा, और बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी तनाव नहीं देना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है, बिल्कुल बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स छोड़ देना है, और सुपाइन अवस्था के अंदर लेट जाना है। इसी अवस्था का नाम है शवासन, ठीक है। आंखें बंद रहेगी, हाथ सुपाइन अवस्था में खुले रहेंगे, ठीक है, और जमीन से सटे हुए रहेंगे, पैर भी हल्के से खुले रहेंगे। अब इसका सेकंड नाम क्या है, योग निद्रा, ठीक है। और यह पूर्ण सुपाइन की स्थिति है, यह पूर्ण सुपाइन की स्थिति है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी अपन आसन कर रहे हैं, कोई सा भी आसन ले लो, जितने भी संवर्धनात्मक आसन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन संवर्धनात्मक आसन के तुरंत पश्चात में जो रेस्टिंग टाइम होता है, जैसे हम अपन जिम करते हैं, जिम में मान लीजिए हमने डंबल्स किया है, तो अपन क्या करते हैं, बीच में 30 सेकंड का या 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो हर जब योग के अंदर हम क्या करते हैं, जब कोई सा भी आसन करते हैं, कोई सा भी हमने आसन किया, ठीक है, उस आसन के बाद में या तो उसका प्रतियोगी आसन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रतियोगी आसन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आसन के तुरंत बाद भी हम कौन सा आसन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, और आसन के बाद यदि हम प्रतियोगी आसन कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद भी हम कौन सा आसन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आसन के तुरंत बाद कौन सा आसन करना चाहिए, शवासन करना चाहिए, या आसन के बाद यदि हम प्रतियोगी आसन कर रहे हैं, यानी मान लो हम पहले आगे झुकने वाला आसन किए, ठीक है, तो अब हम प्रतियोगी आसन करें, पीछे झुकने वाले आसन कर रहे हैं, तो आसन के तुरंत बाद यदि प्रतियोगी आसन कर रहे हैं तो इसके बाद कौन सा आसन करना चाहिए, शवासन करना चाहिए, और समस्त आसनों के बाद तो शवासन करना ही करना चाहिए। इसके लाभ क्या हैं, तनाव दूर हो जाता है, जितना भी बॉडी का तनाव है वो दूर हो जाता है। इसके लाभ इंपॉर्टेंट है, इसके लाभ में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से देखना आप। उच्च रक्तचाप, जो बीपी हाई हो जाती है ना, देखो बीपी लो की बात नहीं कर रहे हैं, बीपी जब हाई हो जाती है ना, तो कौन सा, बीपी हाई हो जाती है, उस रोग में कौन सा आसन लाभदायक है, शवासन लाभदायक है। मतलब आपको शवासन में लेटना है। शवासन में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जैसे आप लेट गए, अब लेटे ही नहीं रहना है, आपको कम से कम 4 से 5 बार बड़ी बड़ी सांसें अंदर भरनी है और वापस रिलैक्स से छोड़नी, वापस से पुनः श्वास को भरना है, बिल्कुल तेज गति से नहीं भरना है, पर श्वास को अंदर की तरफ पूरा भरना है, ठीक है।
और फिर वापस छोड़ना है। 5 से 6 बार इस प्रकार से श्वसन क्रिया करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी बीपी हाई हो रखी है वो वापस लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, हृदय रोग के अंदर बहुत ज्यादा लाभदायक है, हृदय रोग में भी लाभदायक है। अनिद्रा, जिनको नींद नहीं आ रही है वो उन्हें कौन सा आसन करना चाहिए, शवासन करना चाहिए। थकान, ज्यादा थकान हो गई है तो कौन सा आसन करना चाहिए, शवासन करना चाहिए। अगर किसी को नेगेटिविटी ज्यादा आती है, नेगेटिविटी ज्यादा आती है तो उसे भी कौन सा आसन करना चाहिए, शवासन करना चाहिए। देखिए शवासन में अपन नींद नहीं ले रहे, ध्यान रखना, इसका नाम योग निद्रा है, केवल निद्रा नहीं है, केवल निद्रा या नींद लेना नहीं है, योग निद्रा है। मतलब हमारा मस्तिष्क तो बिल्कुल शांत है, मस्तिष्क को एक तरह से बिल्कुल शांत कर देना है। ठीक है, श्वास में स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर उस पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है और शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ लेना है, पर नींद नहीं लेनी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा, जितने भी नेगेटिविटी, जो नकारात्मक भावनाएं हैं हमारे अंदर, उनमें क्या होगा, उनमें कमी आएगी, वो घट जाएगी। ठीक है, फिर उत्साह में वृद्धि होगी, उत्साह में क्या होगी, हमारा जो उत्साह है, जोश है, वो बना रहेगा। फिर हमें आनंद की अनुभूति भी होती है। आनंद की अनुभूति कौन से आसन में होती है, तो शवासन के अंदर होती है। और ध्यान का विकास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, ध्यान का आसन, ध्यान का विकास निम्न में से कौन से आसन से होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है बिल्कुल ही। ठीक है, कि शवासन से भी क्या ध्यान का विकास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आंखें बंद है। ठीक है, तो ध्यान की जैसे ध्यान ही लगा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, पर हम बस हमें बॉडी के ऊपर जो हमारे साथ में कोई घटना घटित हुई उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, उसको भूल जाना है, या हमारे जो शरीर की थकान है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, रिलैक्स करना है। तो उससे क्या होगा, ध्यान का विकास होगा, ध्यान का विकास होगा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रत्येक आसन या विपरीत आसन के पश्चात कौन सा आसन करना चाहिए, शवासन करना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। 12वें नंबर का जो हमारा आसन है वो है सुखासन। सुखासन तो बिल्कुल इजी है और बैठने की जो अवस्था होती है उसमें सबसे आसान आसन भी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में सबसे आसान आसन कौन सा है, सुखासन है। सबसे इजी आसन कौन सा रहता है, सुखासन रहता है। सुखासन आरामदायक ध्यानात्मक आसन है, नाम से ही पता चल रहा है सुख आसन, मतलब बैठने की वह स्थिति जिसमें सुख का अनुभव होगा, वो आसन कौन सा है, सुखासन। सुखासन में बैठना कैसे है, सबको पता है लगभग। सुखासन में क्या होता है कि जैसे पद्मासन में तो हम जब बैठ रहे थे तो थाइस के ऊपर पंजा रख रहे थे, ये थाइस है मान लीजिए, इसके ऊपर एक पैर का पंजा और दूसरी थाइस है उसके ऊपर दूसरे पैर का पंजा ऊपर की तरफ, इस प्रकार से क्रॉस बनता है पद्मासन में, ऊपर की तरफ पंजे दोनों रहते हैं। अब सुखासन में क्या करना है, दोनों पंजे क्या रखने, नीचे रखने, क्या करने हैं, नीचे रखने, इस प्रकार से, और आराम की स्थिति में बैठना है। बैठने की सबसे अच्छी जो स्थिति है वो सुखासन मानी जाती है कि इसमें अपन आराम से बैठ सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या होंगे, लाभ इसके बिल्कुल कॉमन है। इससे एक तो शरीर को सुख का अनुभव होता है और दूसरा एकाग्रता बढ़ती है, मतलब एक जगह बैठेंगे ध्यान लगाएंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट आसन पढ़ाते हैं आपको। देखिए जो ताड़ासन है ना, 13 नंबर का जो आपके सिलेबस का आसन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है, हमें पंजों के बल खड़े रहना है। क्या करना है, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, हाथों को ऊपर की तरफ करना है, जितना हो सके हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, और हमें खड़े कैसे रहना है, पंजों के बल खड़े रहना है। क्या करना है, पंजों के बल खड़े रहना है, पंजों के बल जितना हो सके ऊपर की तरफ बॉडी को खींचना है और पंजों के बल खड़े होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें श्वास को भी अंदर भरना है। क्या करना है, श्वास को जितना मैक्सिमम हो सके क्या करना है, अंदर की तरफ भरना है, इनहेल करना है मैक्सिमम। ठीक है, और पंजों के ऊपर बॉडी का सारा भार आ जाएगा और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो इस ताड़ासन के जो फायदे हैं वो क्या है, ताड़ासन के जो फायदे हैं, सबसे पहला फायदा तो इसको फेफड़ों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि श्वास अंदर भरी हुई रहती है तो फेफड़ों का जो आकार होता है, जो फेफड़ों का जो आकार होता है उस आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि, मतलब जो फेफड़े हैं वो बढ़ जाते हैं, आकार में क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और साथ में कद बढ़ाने हेतु ऐसा माना जाता है कि किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसको ताड़ासन करवाना चाहिए। सर्वाधिक लाभदायक, हाइट बढ़ाने में सर्वाधिक जो लाभदायक आसन है वो कौन सा आसन है, वो ताड़ासन होता है। ठीक है, देख लीजिए।